कि ऐसे नहीं होता। तो कोई भी बात मैं इनसे प्रोग्राम के दौरान करता था या ऑफर करता था तो ये मुझे कहते ऐसे नहीं होता। तो मुझे लगता था यार पता नहीं है हर वक्त गुस्से में रहते हैं या खफा रहते हैं, इनका मसला क्या है। तो मैंने एक और इंसान से मशवरा किया, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। उस इंसान ने मुझे बताया कि आप शायद अभी तक समझ नहीं पाए हैं, लेकिन इनका जो एटीट्यूड और वो बिहेवियर है वो ऐसा ही है। इनका ह्यूमर थोड़ा ड्राई है, जरा गोरा ह्यूमर है। तो इसी के साथ मैं जरा उस शख्स को भी इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। लॉट ऑफ एक्colades फॉर पाकिस्तान, लेडीज एंड जेंटलमैन, नॉट जस्ट दैट यू नो WODIs में और WT20s में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की क़यादत करती रही। मतलब ऑल राउंड परफॉर्मेंस ही दी है इन्होंने, और जितना अरसा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की टीम के लिए खेलती रही हैं, इन्होंने कोशिश की है पाकिस्तान का जो झंडा है वो बुलंद रहे। और इसके बाद ऑब्वियसली दोबारा मीटिंग में जाएंगे, वो सब बातें हम बाद में करेंगे। और 11 अप्रैल से गालिबन जो है इसका आगाज होगा रावलपिंडी से 18 मई तक। हाउ डू यू सी PSL 10 टेकिंग प्लेस? सबसे पहले जो सबसे बड़ा इसमें जो मुझे ऐसे लगेगा सबसे बड़ा जो है वो, क्योंकि हम इस दफ़ा IPL से क्लैश कर रहे हैं तो राइवलरी, मुझे लगता है कि राइवलरी बढ़ेगी। अभी से ही 2-4 प्लेयर्स ऐसे जो PSL में पिक हुए थे वो छोड़ के IPL में चले गए हैं। बट आई थिंक क्योंकि मतलब एक ही उस विंडो में दोनों जो हैं लीग्स होंगी तो इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे वो भी राइवलरी डेवलप होती है बिटवीन द टू लीग्स। अदरवाइज आई थिंक PSL तो हमें पता ही है कि हमेशा मतलब जब भी PSL होता है पाकिस्तान में तो वो हर कोई उसी की बात कर रहा होता है और एक फेस्टिव सा एटमॉस्फेयर बना होता है। इस दफ़ा क्योंकि क्लैरिटी थी इसमें ये थी कि इस वक्त होगी PSL और मतलब उस टाइम पे जो प्लेयर्स अवेलेबल थे उसमें फिर जो प्लेयर उस बड़ी लीग में नहीं सिलेक्ट हुए वो फिर आपके पास भी आए, तो वो पूल ऑफ प्लेयर्स मेरे ख्याल कुछ थोड़ा सा बेहतर हुआ है ज़रूर इस दफ़ा। पिछले वाले अगर निस्बतें अगर हम पिछले वाले सीजन को देखते हैं तो इस दफ़ा ऐसा लगता है। अब ये कितने नंबर ऑफ मैचेस खेलेंगे, ये जो बड़े बड़े नाम हम ले रहे हैं ये अभी हमें नहीं पता है। और डेविड वार्नर अलबत्ता कप्तानी करेंगे अपनी टीम की। मैं सना की तरफ भी जाना चाहता हूँ। सना, योर ओपिनियन ऑन PSL 10, अ डेकेड ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग? बिल्कुल, आई थिंक हम अक्सर पाकिस्तान के लिए जो बात कर रहे होते हैं तो थोड़ा दिल दुखा होता है। हम कहते हैं ये चीज़ बेहतर होनी चाहिए, वो चीज़ बेहतर होनी चाहिए, पर अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको सब ने मिल के ओन किया है। एवरी स्टेक होल्डर, अगर बात की जाए, प्लेयर्स का रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा रहा है। फ़ॉरेन कोचेज़ इसमें आने को तैयार हो जाते हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, आपके स्पॉन्सर्स, आपकी जितने ओनर्स हैं और PCB खुद मिलके एक ऐसा प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तरफ से है जिसके साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं और हर कोई चाहता है कि पिछले साल से अगला साल जो है वो और बेहतर नज़र आए। और आई थिंक ये एक अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से PSL की वजह से हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी में भी बहुत आसानी हुई, क्योंकि आपको याद है पहला PSL पूरा का पूरा UAE के अंदर खेला गया और फिर स्लोली करते करते 4 मैच 5 मैच करते 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 अब पूरा PSL हमारा पाकिस्तान में होता है। तो ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम जुड़े हैं और यही कोशिश रहती है कि पाकिस्तान का जितना नाम उसमें बेहतर बनाया जाए। और उसकी वजह से हमें प्लेयर्स भी मिलते रहे, कुछ बहुत टाइमली मिले और कुछ वक्त से पहले भी मिले। तो वो चीज़ अब उसका फ़ायदा कैसे उठाना है वो हम लोगों के अपने ऊपर है, पर एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और हर साल हम सब इंतज़ार में ही होते हैं कि कब PSL शुरू होगा और कब वो फेस्टिविटी शुरू होगी। बिल्कुल एग्जैक्टली मेरा ख्याल है जहाँ पे आप दोनों ने बल्कि बहुत ही खूबसूरत कमेंट्स दिए और मैं उनको खूबसूरत इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये हकीकत के बिल्कुल नज़दीक है। जहाँ पे उन्होंने बोला कि यार क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स के ऊपर उन्होंने बात कर दी, यहाँ पे इन्होंने बात कर दी कि PSL में से कैसे प्लेयर्स को पिकअप किया जाता है। लेकिन अबव ऑल आई थिंक जो मुझे लगता है वो ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक बहुत ही बड़ा ब्रांड बन चुका है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसके जितने स्टेक होल्डर्स हैं मुझे लगता है कि उन सबको क्रेडिट जरूर देना चाहिए। लेकिन अब अगर मैं पाकिस्तान टेलीविजन के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ तो मैं एक बात जरूर करना चाहता हूँ कि फ्रॉम so many years what Pakistan television has done is that Pakistan television सबसे ज्यादा देखा जाने वाला स्पोर्ट्स चैनल है इन द कंट्री विदाउट अ डाउट। और उसके हवाले से अगर मैं आपको ICC चैंपियंस ट्रॉफी में ले जाऊं जहां पे हमने सिर्फ हम गेम ऑनर की बात करते हैं, अपनी ट्रांसमिशंस की बात करते हैं या रेटिंग्स की बात करते हैं, तो पाकिस्तान टेलीविजन हैज बिन ऑन नंबर 1 विदाउट अ डाउट। इसका मतलब है कि अगर हम 98% पॉपुलेशन कवरेज की बात करते हैं तो 98% में मैक्सिमम जो ऑडियंस है वो पाकिस्तान टेलीविजन को प्रेफर करती है, क्योंकि हम अनबाइस्ड और कोशिश करते हैं कि गैर जानिबदाराना जो है वो हमारा एनालिसिस हो यहाँ पर। और उसके बाद जब हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है 1-2 सेकंड की जीत भी हम बाकी चैनल से ले जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम पिशावर की बात करते हैं, उन्होंने 110 रन बनाए 20 ओवर्स में। इफ्तिखार अहमद ने 34 गेंदों पर, मोहम्मद जुल्फिकार ने 32 ऑन 29। दूसरी तरफ देखते हैं सलमान मिर्जा
जो कि बहुत ही उम्दा बॉलिंग कराते रहे इस पूरे टूर्नामेंट में। 4 विकेट्स लेने में कामयाब हुए और 21 रन दिए, और मोहम्मद इरफान ने 2 विकेट्स ली, 20 रन दिए 2 ओवर्स में। अगर हम लाहौर ब्लूज की तरफ जाते हैं, 111 रन इन्होंने 16 ओवर्स में बना लिए 1 विकेट के नुकसान पे। उमर सिद्दीक नजर आते हैं 64 और 46, एंड जुनैद अली नजर आते हैं 30 और 30। उस्मान तारिक 1 विकेट लेने में कामयाब हुए और लाहौर ब्लूज वन बाय 9 विकेट्स। अब सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूं, जब हम ये रीजन्स के हवाले से बात करते हैं कि हमारे जो सबसे ज्यादा जो रन्स बनाए हैं किस खिलाड़ी ने बनाए हैं, क्योंकि यहीं से यही टेक होम है कि भाई किसने अच्छी परफॉर्मेंस की ताकि उसके बाद आगे उनकी जगह भी बन सके। अगर हम उसके हवाले से बात करते हैं तो एक ऐसा खिलाड़ी नजर आता है जिसके बार बार बात भी की जाती है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंसेज उनकी नजर आई। 160 नॉट आउट नजर आते हैं 72 गेंदों के ऊपर, फिर 148, फिर 114 नॉट आउट नजर आते हैं। मेरा ख्याल है जितने भी लोग जो हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गिव इट अप फॉर साहिबजादा फरहान। और पेशावर 7 इनिंग्स में 605 रन बनाए, 121 की एवरेज स्ट्राइक रेट, 179.65, हाई स्कोर रहा इनका 162। इसमें एक और भी बड़ी कमाल की बात बताता हूं कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, जो अगर अभी हम T20s की बात करें तो हमारी पूरी टीम ने भी मिलकर जो है वो 666 रन बनाए। तो साहिबजादा फरहान ने इस टूर्नामेंट में 6 इनिंग्स में 7 इनिंग्स में 588 रन अकेले ने बनाए। नीचे आते उमर सिद्दीक नजर आते हैं लाहौर ब्लू से, इमरान भट्ट नजर आते हैं लाहौर ब्लू से, अब्दुल्ला फजल नजर आते हैं, मोहम्मद फाइक, मिर्जा बेग, कामरान गुलाम। जी बाजिद भाई, अब बताइए जरा साहिबजादा फरहान के हवाले से जरा मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। गुफ्तगू ऐसे शुरू करें कि डिस्कशन ये होती है कि एक प्लेयर को कब पाकिस्तान खिलाना चाहिए, जब वो 3 या 4 साल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करे, और साहिबजादा फरहान T20 में 3-4 साल से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहा है। जब आप नए प्लेयर्स लेके गए, जब आपने ऐसे ओपनर लेके गए जो कि एक सीज़न आधा सीज़न परफॉर्म करके उनको आप पाकिस्तान खिला देते हैं, तो वो उनके साथ भी ज़्यादती है। और जो एक हवा चलती है ना कि टीम चेंज कर दो, टीम चेंज कर दो, उनके साथ भी ज़्यादती है। ये प्लेयर काफ़ी देर से आपके रेडार पे है। जब आप इसको पाकिस्तान टीम में भी लेके जाते हैं तो इसको आउट ऑफ प्लेस खिला देते हैं। मुझे याद पड़ता है एक मैच में तो इसको नंबर 6 पे खिला दिया, नंबर 7 पे खिला दिया। तो जिस तरह भी है वो हर सीज़न रन्स कर रहा है। अगर आपको कोई इशू, उसकी बैटिंग में इशू है, वो शायद हो, बट अगर वो कंसिस्टेंटली 3-4 साल से रन्स कर रहा है और इस टूर्नामेंट में तो बिल्कुल ही अलहदा नजर आए, मतलब बाकी सारे प्लेयर्स एक तरफ और ये एक तरफ, जिस तरह की ये बैटिंग, मिड विकेट, स्ट्रेट, यू नो, स्लॉगिंग। तो अब ये बात करना कि इस टूर्नामेंट में उसने, ठीक है, इस टूर्नामेंट में अगर सिर्फ इस टूर्नामेंट में टॉप किया होता तो आप कहते चलो खैर है, कोई बात नहीं, इसको अगले साल देखेंगे, लेकिन वो कंसिस्टेंटली कर रहा है और बेहतरी की तरफ जा रहा है। और जब उसको आप, जब इस तरह का प्लेयर होता है तो आप इसको मौका पूरा फिर देते हैं जब आप पाकिस्तान टीम में लाते हैं। इसको पाकिस्तान टीम में लाए, मेरे ख्याल शायद न्यूजीलैंड, मुझे याद नहीं, न्यूजीलैंड ही था शायद, इसको 5 नंबर नीचे खिलाया, जो इसका नंबर नहीं है। अब जब ओपन था सारा कुछ, जब आपने नए प्लेयर लेके जाने थे तो ये नए प्लेयर्स में ही शामिल होता है, बट बिकॉज इसने पीछे बल्क मतलब रन्स बनाए हुए हैं तो इसका नंबर पहले आना चाहिए था पाकिस्तान टीम जब सिलेक्ट हुई। तो आप अपने आप से ज्यादती ऐसे करते हो कि अब जो एक सिचुएशन आई थी कि चलो जी हम रीबिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं या हम यंग प्लेयर्स लेके जा रहे हैं, तो यंग प्लेयर्स में सबसे पहले नाम इसका आना चाहिए था। ये मैं अगेन, लोग समझेंगे यार इस टूर्नामेंट में इसने टॉप स्कोर कर दिया है, दो सेंचुरियां कर दी, तो बात कर रहा हूँ, नहीं 3 सेंचुरी कर दी, इस टूर्नामेंट की बात मैं नहीं कर रहा। ये तो आपकी रेडार पे 3, 4, 5 साल हो गए कि अब साहिबजादा फरहान आपकी रेडार पे है। तो अगर वो कंसिस्टेंटली 3, 4, 5 साल से कर रहा है तो वो कुछ चीज़ सही कर रहा है जो कर रहा है, और वो डिज़र्व करता है पहले बनिस्बत के कोई प्लेयर जिसने 2 इनिंग्स खेली हो, 7 इनिंग्स खेली हो, उससे पहले इनका नंबर आना चाहिए। एग्जैक्टली और मेरा ख्याल है कि मौका भी बहुत अच्छा था कि अगर ये खिलाते इसको न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ा बेहतर होता। मैं जरा सना की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। सना, हमें अगर हम अपनी जो नॉर्मलू तो नहीं कहूँगा, बट जो हम अपनी यंग साइड को देखते हैं T20 इंटरनेशनल में अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अब्दुल समद नजर आते हैं, उसमें हसन नवाज नजर आते हैं। आई थिंक जब हम डोमेस्टिक की तरफ देखते हैं तो हमें कोई और नाम नजर आते हैं। सो व्हाट इज़ दैट वन वे प्रोसेस? क्या पैराशूट से आ रहे हैं खिलाड़ी, या वाकई ये जो हमने सिस्टम डेवलप किया है, ये जो इतने सारे रीजन्स पे मुहित सिस्टम है, हम वाकई इसमें जाते हैं, हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर लेकर आते हैं खिलाड़ियों को? देखिए, बात होती है आपके अपने ट्रस्ट की एक प्लेयर के ऊपर। अगर आपको अपने सिस्टम पे ट्रस्ट है और अपने प्लेयर के ऊपर ट्रस्ट है, उसकी एबिलिटी पे ट्रस्ट है, तो आप उनको बैक करेंगे।
आप इस तरीके से नहीं करेंगे जैसे जब वो प्लेयर रेडी हो गया, उसने 3-4 साल रन्स कर दिए, तो आप उसको उसकी जगह एकदम से जिसने अभी एक सीजन में रन किए उसको लेके चले गए। तो ये जो अप्रोच है इसमें ये नज़र आता है कि या तो आप अपने सिस्टम को पूरी तरह से नहीं मानते कि यार यहाँ पे तो कोई भी रन्स कर सकता है, या फिर आप उस प्लेयर को बैक नहीं करें। सबसे इम्पोर्टेंट एक नए प्लेयर के लिए जिस वक्त वो डेब्यू करता है या अपने करियर के पहले 10 से 15 मैच खेलता है, वो बड़े क्रूशल मैच होते हैं, क्योंकि वो डिसाइड करते हैं कि आपको मजीद आगे मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट उन मैचेस में आपको उसके नंबर पे खिलाना चाहिए। जैसे बाजिद भाई ने बात दी, न्यूजीलैंड की मेरे ख्याल से गालिबन सीरीज थी, 5वें नंबर पे आप इनको भेज रहे हैं, तो एक ओपनर की T20 में गेम जिसने अपने सारे रन एज एन ओपनर बनाए हैं, उसको ये एडजस्ट करना कि वो मिडिल ऑर्डर में आके खेले, ये कोई छोटी एडजस्टमेंट नहीं है। सिर्फ उसको बॉलिंग 6 मिले या 10 मिले या 15 मिले, तो ये उसी वजह से कि उसका बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है दोनों की। एक जब वो जाता है, बॉल नया होता है, हार्ड होता है, सिर्फ 2 फील्डर आउटसाइड सर्कल होते हैं, अब वो जा रहा है तो 5 फील्डर हैं बाहर और आपको बॉल भी पुराना है, सॉफ्ट हो चुका है, तो बहुत डिफरेंट होता है उस प्लेयर को अब उस रोल में आके खेलने के लिए। तो आई थिंक ये सब वो चीज़ें जो जिसकी हम बात प्लेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं, सारी दुनिया को पता है कि किस तरह से प्लेयर डेवलपमेंट होती है। आप पहले उसको हर तरह की सिचुएशन में रगड़ा दें, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर दें, प्रैक्टिस मैचेस के अंदर दें, जो आपकी लीग क्रिकेट है उसके अंदर दें, डेवलपमेंट स्क्वाड्स हैं, हर तरह के। या तो आप अगर आपने एक ऐसा प्लेयर करना है जिसको हम मिडिल में भी यूज़ करें, टॉप में भी यूज़ करें, तो फिर उसको उन जगहों पर, सारी जगह पर इतना मौका दे दें कि उसके अंडर द बेल्ट तो 3-4 साल की क्रिकेट हो। उसके बाद आप थोड़ा नंबर ऊपर नीचे करेंगे तब भी इतना आसानी होगा। बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 बैटर है, जब आपने उनका नंबर बदला है तो वो भी स्ट्रगल किए हैं, क्योंकि 1 डाउन पोजीशन वनडे क्रिकेट के अंदर और ओपनर में बहुत फर्क इस वजह से आ जाता है, क्योंकि एज एन ओपनर आपने जाके टोन सेट करनी है। एज ए 1 डाउन आप अगर अर्ली विकेट गिरती है तो आपको कुशन वैसे ही मिल जाता है कि आप जाके थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, और अगर ऊपर से बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गया तब भी आपके पास कुशन होता है, पर एज एन ओपनर आपने जाना ही टोन सेट करना है। तो ये बहुत छोटी छोटी सटल डिफरेंसेस ज़रूर है नंबर्स के, पर इनका जो वे ऑफ प्ले है वो बड़ा फ़र्क होता है। तो मिलना चाहिए था इनको मौका इस सीरीज़ में डेफिनेटली साहबजादा फरहान को, और आई होप कि आगे सेंस विल प्रिवेल और जब मौका मिले तो इनको उनके नंबर पे मिले। एग्जैक्टली और उनके नंबर पे खिलाना चाहिए। और 12 आपने चूंकि बाबर आजम के भी हवाले से बात की तो वो नंबर 2 पे आ चुके हैं। वो अब मजीद जो है फिलहाल इस टाइम नंबर 1 ओडीआई बैटर नहीं है। मैं अब जरा बाजिद भाई की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। बाजिद भाई, जब भी हम सिलेक्शन के हवाले से बात करते हैं, हमने ये इस्टेब्लिश्ड है कि यार जो एक धूल जो हमारी आंखों में डाली जाती है ये डाली जाती है भाई जी डोमेस्टिक में अच्छे रन करो तो वापस आ जाओ। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि वो खिलाड़ी जो कि डोमेस्टिक में अपने स्किल सेट की वजह से रन्स कर रहा है, अब जितने भी हमारे जो सिलेक्टर्स हैं, क्या वो उसकी इननेट एबिलिटी को भी जज करते हैं कि एट एनी गिवन डे विद इन वट एवर सर्कमस्टांसेज आर के इसके अंदर कितनी एबिलिटी होगी कि ये खड़ा हो सकेगा, मैच जिता सकेगा इंटरनेशनली या नहीं? क्या, क्योंकि इसका तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमारे पास एनालिस्ट भी मौजूद है, हमारे पास वीडियो वाले भी मौजूद है, स्ट्राइक रेट भी आ जाएगा, एवरेज भी आ जाएगी, सब चीजें आ जाएगी, लेकिन एक इननेट एबिलिटी को कैसे जज किया जाता है कि यार ही इज दैट वन गाय हु कैन एक्चुअली गिव पाकिस्तान दैट एक्स फैक्टर? इननेट एबिलिटी का तो मुझे पता नहीं आप कहाँ पे लेके जा रहे हैं इस बात को। मैं जो सना ने बात की वो बिल्कुल 100% है। 100% ऐसे है कि आप अपने सिस्टम को ट्रस्ट करते ही नहीं है। सो इसी वजह से आपको नजर आते हैं जब आईसीसी का टूर्नामेंट आता है तो आप हमेशा बाहर से प्लेयर लेके आते हैं, क्योंकि आप अपने सिस्टम को ट्रस्ट नहीं करते या वो प्रोसेस को ट्रस्ट नहीं करते। तो फिर तो मतलब जो मैं इतनी देर से कह रहा हूँ कि हमारा सिस्टम ठीक नहीं, तो वो वैलिडेट होता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट, क्योंकि आप जो आपका सिस्टम में भी लगा हुआ है उसको आप उसको कहते हैं ये तो ठीक ही नहीं है। अब जैसे ये टूर्नामेंट हो रहा है तो आप नेशनल T20 का टूर्नामेंट हो रहा है, वो आपका PSL के बाद सबसे ज़्यादा मतलब व्यूअरशिप वाला टूर्नामेंट है, सबसे ज़्यादा मतलब कह लें कि फॉलो टूर्नामेंट है। उसको आप डाइल्यूट कर देते हैं। फिर आप जब इधर कोई रन्स कर रहा होता है तो आप कहते हैं यार ये तो डोमेस्टिक है, तो और वो कहाँ चांद पे जाके स्कोर करे या कहाँ करे रन्स के पाकिस्तान टीम में आए। तो आपने अहमद शहजाद वाला सवाल किया वैसे नहीं, मतलब कुछ या तो आप सिस्टम बनाएं या जो आपने जिस तरह भी आप सिस्टम कहते हैं कि ये बेस्ट सिस्टम है तो फिर उसको ट्रस्ट करें, फिर उसमें से ही प्लेयर लेके आएँ, उसको ही ट्रस्ट करें। अगर जाहिर है हर किसी का व्यू डिफरेंट होता है, बट इस वक्त PCB का तो यही व्यू है ना कि ये जो इन्होंने फर्स्ट क्लास सिस्टम बनाया है या जो बनाया है वो सबसे अच्छा है, तो उसको फिर आप ट्रस्ट क्यों नहीं करते? आप फिर एक टूर्नामेंट की बिना पर
एक परफॉर्मेंस की बिना पर प्लेयर को क्यों लेके आते हैं जब आपने ये प्रोसेस बनाया हुआ है। तो वो इनेट एबिलिटी की जो आप बात करते हैं, वो प्लेयर दुनिया में ऐसे होता है कि बिकॉज ग्रेजुअली प्लेयर डेवलप होता है, तो शुरू में 2-4 प्लेयर्स को वो एयर मार्क ज़रूर करते हैं कि यार ये अच्छा खेल सकते हैं, मतलब ये ही कैन डेवलप फॉर द फ्यूचर, और फिर उस पर नज़र रखते हैं। बट उसमें मसला ये है कि बिकॉज हर साल वो प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, तो वो उसकी डेवलपमेंट भी देख सकते हैं। वो हर साल प्रोसेस चेंज नहीं हो रहा, वो एक साल में 27 वो खेलता है, फिर उसमें जो कोचेज है उनका फीडबैक है, जो डेवलपमेंट है वो उसके पे नज़र रखते हैं, उसको खोने नहीं देते। ठीक है। अगर 3 साल 4 साल वो रन्स नहीं भी करता, उसको खोने नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि यार ये इस लड़के में एबिलिटी है, इसकी एबिलिटी को हम पूरी तरह से इन्हांस करेंगे। कोई ऐसा लड़का जो आपने अपनी जिंदगी में देखा हो, जिसको आपने एयर मार्क किया हो, फिर वो हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ? नहीं, मैंने तो कह ये अच्छा लग रहा है, ये कर सकता है, नहीं, समथिंग लाइक मुझे तो अभी तक, मतलब अभी रिसेंट पास में जब मैं खेल रहा था, तो मुझे एक लड़का था उमर अमीन, बहुत ही अच्छा खेलता, अभी तक खेल रहा है, वो बहुत अच्छा खेलता था। मुझे हमेशा लगता था कि यार ये जो है ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी लंबा खेलेगा। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं, अभी तक नहीं खेल, लेकिन इस वक्त आई थिंक पिछले 2 साल में वो अपनी ज़िंदगी की बेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, सबसे ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट, और उसमें सबसे अच्छी बैटिंग कर रहा है। खैर वो किक ऑन नहीं किया, लेकिन वो एक ऐसा, मुझे हमेशा से वो एक, मतलब एक फेवरेट सा मेरा प्लेयर था कि यार ये उमर अमीन को पाकिस्तान में होना चाहिए, और लंबे अरसे के लिए खेला। जरा इंक्लूसिविटी भी चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैं सना से ही पूछना चाहता हूँ, आपने कभी वुमेन्स क्रिकेट में देखा होगा यार ये खातून बड़ी प्रॉमिसिंग है पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल, मुझे ऑनर था कि मैं कप्तानी करी थी, तो हमने हैंड पिक भी लोगों को किया था। जैसे एक अनम अमीन एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थी, और 2016 का वर्ल्ड कप में बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जिसमें हमने इंडिया को मेरे ख्याल से 6 ओवर में 7 पे 2 आउट किए हुए थे पावर प्ले में इन इंडिया, तो उनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। तो वो एक हैंड पिक प्लेयर था, क्योंकि वो लो ट्रेजेक्ट्री बॉलर विद इन द स्टंप्स, उन्होंने काफ़ी सर्व किया पाकिस्तान को। और उसके बाद इस वक्त की जो करंट कैप्टन है फातिमा सना, आई थिंक इसकी भी मुझे बड़ा खुशी होती है इसको देख के, क्योंकि इसको भी हमने सबसे पहले JTBL में पिक किया था, और वहाँ से इसने अपना नए बॉल का सफ़र शुरू किया था। तो वो एक माशाल्लाह जिस तरह की प्लेयर बन चुकी है। फिर डायना बेग भी हैं, बहुत से ऐसे प्लेयर्स रहे हैं कि जिनको देख के आपको पता चलता है कि यार इनमें पोटेंशियल है, लेकिन गो द लॉन्ग वे। एग्जैक्टली, वेल दैट्स वंडरफुल एज वेल। लेकिन आपकी स्टोरी इनकी स्टोरी से बहुत अलग है। आपकी स्टोरी में जो है उनको मौका भी मिला, उन्होंने खेला भी। आपकी स्टोरी में मेरा ख्याल है थोड़ा सा चैलेंजिंग रही और ट्रैजिक रही थोड़ी सी सिचुएशन। वो खवातीन हम एक छोटे से वफे की जानिब बढ़ना चाहते हैं। ऑब्वियसली आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मुकाबला करेगा न्यूजीलैंड का इन न्यूजीलैंड 3 वनडे इंटरनेशनल। कल जो है वो पहला वनडे इंटरनेशनल शुरू होगा, मेरा ख्याल गालबन सुबह